गुड आफ्टरनून। सो हम प्रॉक्सिमेट एनालिसिस ऑफ कोल कर रहे थे, तो उसमें जो सेकंड हमारा जो एनालिसिस थी वो वोलाटाइल मटेरियल की थी। सो परसेंटेज ऑफ वोलाटाइल मटेरियल प्रेजेंट इन कोल, सेम यही प्रोसेस जो अभी है, हमने इसके पहले मॉइस्चर कंटेंट को चेक करने के लिए कहा, वैसे ही क्रूसिबल में वही सैंपल एक लेंगे, स्मॉल सैंपल 1 ग्राम 2 ग्राम जो भी आपकी इच्छा हो मेजर्ड, वैसे ही सारा कुछ होगा। वेट ऑफ क्रूसिबल पहले निकालेंगे, वो होगा M1G, ठीक है। वेट ऑफ क्रूसिबल प्लस सैंपल M2G, ठीक है ना। बिल्कुल वैसे तो थोड़ा तेजी से चलेंगे। तो वेट ऑफ सैंपल टेकन कितना हो जाएगा, वेट ऑफ सैंपल कितना लिया, ये क्रूसिबल और सैंपल के साथ का वजन है, ये क्रूसिबल का है, तो M2G माइनस M1G, दैट इज M2 माइनस M1 इंटू G। ये हो गया आपका वेट ऑफ सैंपल जो आपने लिया है उसका, ठीक है। देन टेक द क्रूसिबल विद सैंपल एंड place it in a blast furnace at around 925 plus minus 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो इतने हाई टेम्परेचर पे इस सैंपल को लेके जाना है, ठीक है। इस इतने हाई टेम्परेचर पे आपको इस सैंपल को लेके जाना है, 925 plus minus 25 डिग्री सेल्सियस, एंड फॉर 6 to 7 मिनट्स, 6 से 7 मिनट के लिए इसको इस टेम्परेचर पे ब्लास्ट फर्नेस के अंदर रखना है, ठीक है। ओह सॉरी, नॉट ब्लास्ट फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस तो और ज़्यादा टेम्परेचर क्रिएट करता है, दैट इज मफल फर्नेस। लैब में जाएंगे तो आपको एक फर्नेस दिखेगा जिसमें आप उसका ढक्कन खोलेंगे तो अंदर थर्मोकोल जैसा कुछ मटेरियल की कोटिंग होती है, उसको मफल बोलते हैं। तो मफल फर्नेस, उसमें इसको रखा जाएगा क्रूसिबल सहित सैंपल को, और ये बंद करेगा तो इसमें जितना भी वोलाटाइल मटेरियल होगा वो हमें पता चल जाएगा कि कितना वोलाटाइल मटेरियल, मतलब कितना मटेरियल चला गया हमारे उससे। क्रूसिबल के अंदर जो वेट रखा है वो इस 6-7 मिनट बाद फिर उसको बाहर निकालेंगे, एंड देन टेक out sample and cool it in dissipator, ठीक है। और ठंडा होने के बाद फिर से उसका वेट करेंगे, तो वेट ऑफ क्रूसिबल प्लस सैंपल आफ्टर हीटिंग कितना हो जाएगा, ये M3G, वहाँ भी था ऐसे ही, ठीक। और तब वेट ऑफ सैंपल आफ्टर हीटिंग कितना आएगा भाई, सिंपल M3G माइनस जितना ये क्रूसिबल का वेट था वो घटा दो, तो ये आ गया M3 माइनस M1 इंटू G, ठीक है ना। बात समझ में आई। अब इसमें आपको देखना है कि ये तो हो गया आपका, हीटिंग के बाद आपको वजन पता चल गया, तो अब आप परसेंटेज निकालेंगे। ये आपको पता चल गया ना, हीटिंग के बाद कितना ये कम हो जाएगा, जो पहले आपने सैंपल का वजन लिया था जो बाद में आया क्रूसिबल में वो कम हो गया, मतलब कुछ चीज़ें वोलाटाइल मटेरियल बाहर निकल गया। और ये एक बार में नहीं करना है, आपको कई बार में इसको एनालाइज करना है, ठीक है ना, कई बार में करना है। मतलब एक बार आपने 1 ग्राम लिया और उसका निकाला, उसमें परसेंटेज चेक किया, फिर दूसरा एक और सैंपल लिया रैंडम कहीं और से, फिर उसका किया, फिर तीसरा एक सैंपल लिया, 3-4 बार करके जब तक वेट सब में कांस्टेंट ना आए, हर सैंपल में जो आपका वेट जो डिफरेंस आ रहा है, जो परसेंटेज आ रहा है वो कांस्टेंट ना हो जाए, तब तक आप इसको करेंगे रिपीट, जिससे पता चल जाए कि हाँ ये एग्जैक्ट है। एक बार में ऐसा नहीं कि आपने किया और सही आ गया, कई बार ह्यूमन एरर और ये एक्सपेरिमेंटल एरर होती हैं, तो इसलिए कई बार उसको रिपीट करना है, ठीक है ना। परसेंट ऑफ वोलेटाइल मटेरियल प्रेजेंट इन
तो परसेंटेज कितना हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ वोलाटाइल मटेरियल, बिल्कुल वही वेट लॉस इन हीटिंग अपॉन वेट ऑफ सैंपल टेकन इनटू 100। तो भाई सिंपल सी बात की M3 माइनस M1 G माइनस M2 माइनस M1 G अपॉन M2 माइनस M1 G इंटू 100। वैसे ही सब करें, अरे सॉरी एक चीज़ उसमें थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, जो वेट ऑफ क्रूसिबल, वेट ऑफ क्रूसिबल प्लस सैंपल आफ्टर हीटिंग, आफ्टर हीटिंग लिया है इस केस में, उसको M4G ले लीजिएगा, क्योंकि M3 उसमें ही माना है, तो जब हम एक साथ लिखेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। M4G मानिएगा, तो यहाँ पे सब जगह क्या आ जाएगा, ये M4 आ जाएगा, ठीक है ना, उसको करेक्ट कर लीजिएगा पीछे, बस और कुछ नहीं है। M4G, तो जो आफ्टर हीटिंग जो हमारे पास सैंपल का वजन होगा वो M4 माइनस M1G होगा, ठीक है, बात समझ में आई। तो हमारा ये परसेंटेज आ गया किसका, सॉरी ये इधर है, परसेंटेज कितना आ गया वोलेटाइल मटेरियल का, इतना आ गया। इसको ब्रैकेट खोल दीजिए, तो M4 माइनस M1, ये जी तो कट गया पहले ही, फिर ब्रैकेट खोल दीजिए, माइनस M2 प्लस M1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, M2 माइनस 100, तो ये आ जाएगा आपका M4 माइनस M2 अपॉन M2 माइनस M1 इंटू 100, ठीक है ना, ये वोलाटाइल का आ गया, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ये वोलाटाइल का आ गया। ऐसे ही अब परसेंटेज कैलकुलेशन हम कर लेते हैं तीसरा जो है हमारे ऐश के लिए, ठीक है। तो थर्ड वन जो है अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस, परसेंटेज ऑफ ऐश प्रेजेंट इन कोल, ठीक है ना। इसको कैसे करेंगे, तो काम वही फिर से सारा कुछ जो भी है, वेट ऑफ आपका देखिए, वेट ऑफ क्रूसिबल, ठीक, M1G, वेट ऑफ क्रूसिबल प्लस सैंपल M2G, तो वेट ऑफ सैंपल टेकन M2 माइनस M1G, बात समझ में आई। फिर यहाँ पे देन हीट द क्रूसिबल विद सैंपल इन इलेक्ट्रिक फर्नेस, इन इलेक्ट्रिक फर्नेस at 700 to 850 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर, ठीक है ना, 1 घंटे के लिए 700 से 850 डिग्री सेल्सियस पे इलेक्ट्रिक फर्नेस में इसको फिर से हीट करेंगे, एंड देन टेक आउट द सैंपल एंड टेक आउट द सैंपल एंड कूल इट, फिर वही डिसिपेटर में कूल करेंगे एंड वेट फर्दर, वेट करिए उसका कितना आया, तो फिर से वही वेट ऑफ सैंपल प्लस क्रूसिबल आफ्टर हीटिंग के बाद, इसको मान लीजिए M5G, ठीक है ना, M5 आया जब ये वाली हीटिंग की, तो वेट ऑफ सैंपल कितना हो गया आफ्टर हीटिंग, ये हो जाएगा M5G माइनस M1G था ना क्रूसिबल का, वो घटा देंगे, ये आ गया M5 माइनस M1 इंटू G, बात समझ में आई। तो यहां से आप फिर से वही परसेंटेज ऑफ ऐश क्या होगा, वेट लॉस इन हीटिंग
अपॉन वेट ऑफ सैंपल टेकन, कितना सैंपल का वेट लिया था इंटू 100। तो वेट लॉस कितना हो गया, M2 माइनस M1 इंटू G माइनस M5 माइनस M1 इंटू जी। ये हीटिंग के बाद का, हीटिंग से पहले का ज़्यादा होगा, ये कम होगा, डिवाइडेड बाई M2 माइनस M1 इंटू जी मल्टीप्लाइड बाई 100। जी जी कट गया, इसको खोलिए तो M2 माइनस M1 माइनस M5 प्लस M1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये ख़त्म। M2 माइनस M1 इंटू 100, तो ये आपका आ गया परसेंटेज ऑफ ऐश M2 माइनस M5 अपॉन M2 माइनस M1 इंटू 100। ठीक है, तो ये तीनों का हमने परसेंटेज कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब हम जब परसेंटेज कैलकुलेट करें तो अब हमें ओरिजिनली पता चलेगा कि व्हाट इज द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कोल। ठीक है ना, अब हम बता सकते हैं कि व्हाट इज द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कोल। ठीक है ना, ये प्रॉक्सिमेट एनालिसिस का मतलब है। देयरफॉर द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कार्बन, नॉट कोल, कार्बन प्रेजेंट इन कोल, मतलब अब पता चलेगा कि कोल में फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कार्बन कितना है। ठीक है ना, तो वो क्या होगा, फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड कार्बन इज इक्वल टू 100, 100% में से 100% माना, उसमें से माइनस कितना हुआ, परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर माइनस परसेंटेज ऑफ वोलाटाइल मटेरियल माइनस परसेंटेज ऑफ ऐश, है ना। तो ये हो जाएगा 100 माइनस ये आपका मॉइस्चर वाला था, ये कितना आएगा M3 माइनस M2 अपॉन M2 माइनस M1 इंटू 100, है ना, माइनस वोलाटाइल का M4 माइनस M2 अपॉन M2 माइनस M1 इंटू 100 माइनस M5 माइनस M2 अपॉन M2 माइनस M1 इंटू 100। बात समझ में आ रही है? ये सब माइनस कर देंगे तो हमारे पास फिक्स्ड कार्बन आ जाएगा, कितना हमारा कार्बन है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? ये परसेंटेज में आएगा, कितना परसेंट कार्बन जो आ रहा है वो परसेंटेज में आएगा, सब परसेंट में निकालना है। 40%, 50%, जितना माइनस करेंगे उतना 60%, 40%, और उसके हिसाब से फिर हम पेमेंट करेंगे कि भाई कोल हमारा जो ओरिजिनल आपने दिया है, जिससे भी हमने खरीदा, उसको हम बताएंगे भाई कोल तो तुम्हारे, कोल में कार्बन हमारे काम की चीज़ तो इतनी ही है, अब बताओ कितना दें, है ना। ठीक है, तो इसको कहते हैं, ये दिस होल इज द प्रॉक्सिमेट एनालिसिस ऑफ कोल। ठीक है, इस पे कभी न्यूमेरिकल तो वैसे बहुत मुश्किल ही पूछता है, प्रोसेस ही पूछता है, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? क्लियर? तो ये सॉलिड फ्यूल की एनालिसिस थी। ठीक है, सॉलिड फ्यूल की एनालिसिस थी। अब लिक्विड फ्यूल की एनालिसिस करेंगे। देखिए, हम एनालिसिस में तो सॉलिड फ्यूल की और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और भी सारे फ्यूल्स की एनालिसिस में और भी बहुत सारी चीज़ें, बट हम सिर्फ वो पार्ट डिस्कस कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो अब लिक्विड फ्यूल्स की जब बात करेंगे, लिक्विड फ्यूल्स की, ठीक है, तो लिक्विड फ्यूल्स में जो आपके एग्जाम में लिक्विड फ्यूल्स से जो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी रेटिंग, मतलब फ्यूल रेजिंग बोल सकते हैं, और रेटिंग, दोनों नाम से जाना जाता है इसको। रेजिंग का मतलब होता है कितनी तेजी से, कितना विध्वंसक है हमारा फ्यूल। रेजिंग का मतलब होता है कितना विध्वंसक, कितना खतरनाक है हमारा फ्यूल, ज्वलनशील कितना है। रेजिंग का मतलब ज्वलनशील। ठीक है ना, आप देखते होंगे कि जब टैंकर्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए पेट्रोल और डीजल के टैंकर्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उन पे लिखा रहता है अति ज्वलनशील पदार्थ, है ना। सीएनजी जाती है, उस पर भी सब चीज़ों पे लिखा रहता है, तो वो इसीलिए उसकी रेजिंग बहुत ज़्यादा होती है, कितना खतरनाक है वो। और एक तरह से उसको रेटिंग भी कहते हैं। रेटिंग तो मेन चीज़ क्या है कि इनकी रेजिंग और रेटिंग जो की जाती है
वो की जाती है। देखिए बेसिकली जो हमारा दो सबसे ज़्यादा एबंडेंस में होते हैं फ्यूल, एंड दैट इज़ पेट्रोल और दूसरा डीजल। तो इन्हीं दोनों के आधार पे और भी फ्यूल्स को कर दिया जाता है। तो बेसिक जो हमारा रेजिंग और रेटिंग टेक्निक है, वो पहला जो है वो है हमारा ऑक्टेन नंबर, ठीक है, ऑक्टेन नंबर दैट इज़ फॉर पेट्रोल। ये पेट्रोल के लिए रेटिंग होती है, पेट्रोल की रेटिंग को बताता है ऑक्टेन नंबर। और दूसरा होता है हमारा सीटेन नंबर, ठीक है, सीटेन नंबर ये बताता है डीजल के लिए, डीजल फ्यूल जो होता है। बात समझ में आ रही? तो डीजल के लिए सीटेन नंबर और पेट्रोल के लिए ऑक्टेन नंबर, ये उसकी रेटिंग और रेजिंग को बताता है, ठीक है। तो अब देखेंगे कि ये बेसिकली, और जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा वो इन्हीं दोनों पे आता है कि व्हाट इज ऑक्टेन नंबर, व्हाट इज सीटेन नंबर, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन उसके अंदर पूछे जाते हैं, कैसे उसको बढ़ाया जाए, घटाया जाए, क्या होता है ना। तो देखते हैं क्या चीज़ है। तो सबसे पहले सीटेन नंबर, सीटेन नंबर, ठीक। सीटेन नंबर ब्रैकेट में लिख लेंगे फॉर पेट्रोल, ठीक है ना। सीटेन नंबर जो हम मेज़र करते हैं वो पेट्रोल के लिए करते हैं। तो क्या होता है उसकी डेफिनेशन देखेंगे। सीटेन नंबर, इट इज द परसेंटेज, it is the percentage of iso-octane iso-octane present in the mixture of iso-octane and n-hexane, n-heptane, ठीक है, सॉरी, n-heptane। बात समझ में आ रही है? n-heptane। तो दो चीज़ें हमारे पास होती हैं, देखिए ध्यान रखिए। इट इज़ द, मतलब सीटेन नंबर, सीटेन नंबर की डेफिनेशन है, इट इज़ द परसेंटेज ऑफ आइसो ऑक्टेन प्रेजेंट इन द मिक्सचर ऑफ आइसो ऑक्टेन एंड n-heptane फॉर कंपैरिजन टू पेट्रोल, कंपैरिजन टू पेट्रोल यूज्ड, ठीक है ना। अब देखिए कैसे किया जाता है। सबसे पहली चीज़ की प्रोसेस क्या है इसका, ठीक है। तो नंबरिंग कैसे की जाती है। अच्छा, ये सीटेन नंबर और ऑक्टेन नंबर किस लिए दिया जाता है उसकी भी बात कर लेते हैं। देखिए कोई भी जो लिक्विड फ्यूल होता है ये इंटरनल कंबस्शन इंजन्स में बहुत हाई प्रेशर पे होता क्या है, तो एक टर्म आता है दैट इज नॉकिंग। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो ये ऑटोमोबाइल सब्जेक्ट में भी बहुत डिस्कस होगा ये, बट यहाँ भी देख लेते हैं नॉकिंग, क्योंकि इसी से रिलेटेड है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है नॉकिंग। नॉकिंग क्या होती है कि द मेटालिक साउंड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू improper combustion of fuel inside the engine, ठीक है ना। द मेटालिक साउंड प्रोड्यूस्ड होता क्या है कि जो कंबस्शन फ्यूल जब आएगा, होता क्या बेसिकली कि किसी भी इंजन में, जैसे अगर हम पेट्रोल इंजन की बात करें तो पेट्रोल इंजन में हमारा जो फ्यूल होता है वो फ्यूल और एयर दोनों का मिक्सचर आता है, कंप्रेस, दोनों पहले से कंप्रेस करके उसका मिक्सचर आता है अंदर, और जब मिक्सचर अंदर इंजेक्ट होता है तो आफ्टर सम टाइम स्पार्क प्लग से एक चिंगारी सी आग लगाई जाती है, स्पार्क प्लगिंग होती है, स्पार्किंग की जाती है,
और उससे हमारा पूरा फ्यूल बर्न हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब हम इंजन की डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं, अगर कंप्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाए तो हमारा जो पेट्रोल है वो प्री मैच्योर इग्निशन कर देता है, पहले ही बहुत जल्दी जलने लगता है। जैसे कि एक टाइम होता है किसी भी चीज़ के जलने का, अगर कोई चीज़ बहुत जल्दी जल जाए तो भी दिक्कत है, ठीक है ना। तो पेट्रोल इंजन के केस में नॉकिंग फास्ट कंबस्शन के कारण होती है, प्री मैच्योर कंबस्शन के कारण होती है, जल्दी कंबस्शन हो जाता है जो हम नहीं चाहते, और उसकी वजह से एक ब्लास्ट होता है इंजन के अंदर और प्रेशर ज़्यादा आ जाता है पिस्टन पे, जिसकी वजह से पिस्टन को जितना झटका लगना चाहिए उससे ज़्यादा झटका लगता है और उसकी वजह से नॉकिंग होती है, आवाज़ आती है, तो मेटेलिक साउंड। ठीक है, तो जब आप गाड़ी चलाते हैं देखते हैं, और ये नॉकिंग कभी ज़ीरो नहीं की जा सकती, ये भी ध्यान रखिएगा। आप जब भी गाड़ी चलाते हैं, नई गाड़ी में आपको बिल्कुल साउंड एकदम नहीं के बराबर आता है, क्योंकि इंजेक्शन टाइमिंग, कंप्रेशन, एवरीथिंग क्या होता है, सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा होता है, नई गाड़ी होती है, ठीक है ना। तो इसलिए नॉकिंग बिल्कुल लेस होती है। जैसे जैसे गाड़ी पुरानी है तो नॉकिंग भी बढ़ेगी। दूसरा, पेट्रोल की क्वालिटी पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो हम ऐसा पेट्रोल कभी भी अभी तक तो नहीं बना जिससे कि नॉकिंग हम ज़ीरो कर दें, ठीक है, बट मिनिमाइज करते जाते हैं जैसे जैसे पेट्रोल हमारा बढ़िया होता जाता है। तो नॉकिंग आपको समझ में आ गई। इसको नॉकिंग को ही बताने के लिए ये नंबरिंग रेटिंग की जाती है। जितना ज़्यादा C10 नंबर होगा, जितना ज़्यादा C10 नंबर होगा उतनी नॉकिंग कम होगी, ठीक है ना। हायर C10 नंबर प्रिवेंट्स नॉकिंग, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नॉकिंग की बात तो जो ज़्यादा डिटेल में है वो वहाँ ऑटोमोबाइल में होगी, हम C10 नंबर की बात करते हैं। तो C10 नंबर, अब C10 नंबर कैलकुलेट कैसे करते हैं हमने बताया पहले। डेफिनेशन तो अगर आपसे डायरेक्टली कोई पूछे तो ये है कि इट इज द परसेंटेज ऑफ आइसोऑक्टेन प्रेजेंट इन द मिक्सचर ऑफ आइसोऑक्टेन एंड एन हेप्टेन, नॉर्मल हेप्टेन, एन का मतलब नॉर्मल हेप्टेन, फॉर कंपोजिशन, फॉर कंपैरिजन टू पेट्रोल यूज्ड, ठीक है। तो इसको किया कैसे जाता है, C10 नंबर किसी का कैसे निकाला जाता है, देखिए इसका एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाता है कि एक इंजन लिया जाएगा, ठीक है, एक टेस्टिंग इंजन होगा, टेस्टिंग इंजन लिया जाएगा, ठीक है। अब टेस्टिंग इंजन में पहले पेट्रोल को टेस्ट किया जाएगा, ठीक है, पहले पेट्रोल को टेस्ट किया जाएगा, नॉकिंग मेजर की जाएगी, नॉकिंग मेजर की जाएगी, ठीक, नॉकिंग मेजर की जाएगी, पहले पेट्रोल को यूज करके नॉकिंग मेजर की गई। देन उसी इंजन में अलग अलग सैंपल्स यूज किए जाएंगे, अलग अलग सैंपल यूज किए जाएंगे, किसके, मिक्सचर ऑफ आइसोऑक्टेन प्लस एन हेप्टेन, ठीक है ना। डिफरेंट मिक्सचर ऑफ आइसोऑक्टेन एंड एन हेप्टेन। डिफरेंट मिक्सचर का मतलब कभी इसको आइसोऑक्टेन को 80% रखा और एन हेप्टेन को 20% रखा और फिर उसकी नॉकिंग मेजर की, ठीक है, नॉकिंग मेजर की, और जो नॉकिंग जिस परसेंटेज ऑफ कॉम्बिनेशन पे, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हम चेंज करते जाएंगे, जैसे पहले 80-20 रखा, फिर 60-40 रखा, फिर 40-60 रखा, ऐसे करके हम चेक करेंगे उस पर नॉकिंग। जिस बार नॉकिंग पेट्रोल के बराबर हो जाएगी, जिस बार दोनों की नॉकिंग बराबर हो जाएगी, मतलब वो जो नंबरिंग दी गई, अब जिस पे बराबर हो गई और जिस परसेंटेज पे बराबर है, लेट x percent of isooctane is found to be same for पेट्रोल टेकन। जो पेट्रोल हमने लिया है उसके लिए x% मान लिया, कोई भी जो आया जितना x% आइसोऑक्टेन फाउंड हुआ, ठीक है, या x की जगह मान लीजिए कि x की जगह वो 40% जिसमें आइसोऑक्टेन था, वो वाला सैंपल जो हमने डाल के इंजन पे टेस्टिंग की तो नॉकिंग बिल्कुल सेम आई उसके जो पेट्रोल हमने यूज किया था। तो जो पेट्रोल हमने यूज किया उस पेट्रोल का C10 नंबर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। बात समझ में आई, C10 नंबर 40 हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ रही है। तो कंपैरिजन करके निकालते हैं, मतलब जो C10 नंबर फाइंड किया जाएगा वो कंपैरिजन किया जाएगा, जो स्टैंडर्ड है वो हमारा ये मिक्सचर है,
बात समझ में? एंड बोथ आर हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अब देखिए बात क्या होती है इसमें, कैसे उसको नंबरिंग का मतलब क्या है। नंबरिंग का मतलब ये है कि आइसोऑक्टेन जो है, आइसोऑक्टेन, इसको 100 C10 नंबर दिया जाता है। ओह सॉरी 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 सॉरी, ये पूरा सब उल्टा हो रहा है, ये गलती से नाम C10 नंबर दे दिया, वही तभी से मैं देख रहा था उसको। ऑक्टेन नंबर होता है पेट्रोल के लिए, C10 नंबर तो डीजल के लिए होता है। सॉरी 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 सॉरी, 100 ऑक्टेन नंबर, ठीक है, आइसो ऑक्टेन प्रेजेंट, ठीक है। तो आइसो ऑक्टेन को जो भी हमने चीज़ें बताई वो सब ऑक्टेन नंबर ध्यान रखिएगा, C10 गलती से बोल दिया हमने, ठीक है। तो जो आइसो ऑक्टेन जो होता है 100 ऑक्टेन नंबर इसको दिया जाता है, ऑक्टेन नंबर 100 बोला जाता है। ये इसमें नॉकिंग मानी जाती है, जीरो होती है। ये मानी जाता है कि आइसो ऑक्टेन अगर हम अपने इंजन में यूज़ करेंगे तो उसका ऑक्टेन नंबर 100 इसलिए होगा कि उसमें नॉकिंग जीरो होगी, तो इसको हम मानते हैं कि 100 ऑक्टेन नंबर है। और जो हमारा दूसरा है नॉर्मल हेप्टेन, नॉर्मल हेप्टेन, इसको 0 ऑक्टेन नंबर देते हैं, ये मैक्सिमम नॉकिंग करता है, इसको 0 ऑक्टेन नंबर दिया जाता है और इन्हीं दोनों का मिक्सचर लगाया जाता है। तो जितना हेप्टेन बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, मान लिया इसका 80% किया, तो जो पेट्रोल हमने लिया सैंपल में उसका और 80 वाले ऑक्टेन और हेप्टेन मिक्सचर का नॉकिंग सेम आई, तो हम कहेंगे उस पेट्रोल का जो ऑक्टेन नंबर है वो 80 है। बात समझ में आई? अच्छा, इसका अगर केमिकल कंपोजिशन आपको देखना है तो एन हेप्टेन जो होता है, सिंपल कुछ नहीं, ये हो गया, ये सब HH लगे हुए हैं, ठीक है ना। हाइड्रोजन लगा हुआ है, जितना बॉन्ड बचा हुआ है नॉर्मल है, सिंपल एक लॉन्ग चेन। ये ध्यान रखिएगा कि जो भी पेट्रोल या डीजल होते हैं जितना भी लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन होगा वो अच्छा नहीं होता है, उसका ऑक्टेन नंबर लेस होता है। जितना ब्रांच्ड चेन होगा, जितनी ब्रांचिंग होगी, एरोमेटिक होगा, साइक्लिक होगा, उतना ज़्यादा अच्छा होगा, उतना अच्छा ऑक्टेन नंबर होगा। तो इसको हम बोलते हैं एन हेप्टेन, नॉर्मल हेप्टेन 7, ठीक है ना। नॉर्मल मतलब सीधी लाइन में सारे कार्बन लगे हुए हैं। और ये आइसो ऑक्टेन है, देखिएगा इसका एक और नाम हम बताएंगे अभी। तो 1 2 3 4 5 2 2 C C C C, ठीक, ये होता है। यहाँ भी सब बचे हुए पे हाइड्रोजन लगा दीजिए। कार्बन के हमेशा 4 बॉन्ड होते हैं, तो जो भी बॉन्ड बचा हुआ है वो हाइड्रोजन ले लेगा ठीक है ना। देखिए, तो इसका और एक IUPAC नॉमेनक्लेचर जब आप ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो मैं उसके लिए इसका नाम बता दूं। इसका जो IUPAC नेम है, देखिए आइसो ऑक्टेन एंड हेप्टेन, ये इसके कॉमन नेम है दोनों के, ठीक है ना। इसका IUPAC नेम अगर करेंगे तो 2,2,4 मिथाइल 2,2,4 मिथाइल पेंटेन, 2,2,4 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। और कॉमन नेम जो है इसका आइसो ऑक्टेन कहा जाता है। 8 कार्बन है इसमें, ठीक है, 4 4 8 कार्बन। हेप्टेन 7 कार्बन सीधी लाइन में, ठीक है। तो ये नॉर्मल हेप्टेन है, आइसो ऑक्टेन है। सिंपल आपको एक बताने के लिए स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। तो आइसो ऑक्टेन जितना ब्रांचेस लगी होंगी, या और साइक्लिक बना दीजिए, या ऐसे रिंग टाइप कोई बन जाए, है ना, रिंग टाइप साइक्लिक बन जाए, तो ये उतना अच्छा होता जाएगा पेट्रोल में। अच्छा, अब पेट्रोल की जो कॉम्बिनेशन होती है इसमें बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एरोमेटिक्स भी होते हैं। एरोमेटिक्स का मतलब बेंजीन, नेप्थलीन, ये सब भी होता है, एक्टेन, हेप्टेन, ये सब कुछ होते हैं, ब्यूटेन होता है, बहुत सारी चीज़ें पेट्रोल में पाई जाती हैं, बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होता है पेट्रोल, ठीक है। बात समझ में आई? तो ऑक्टेन नंबर कैसे मेजर करेंगे, ये बात आपको समझ में आ गई।
ये बात ध्यान रखनी है, आइसो ऑक्टेन 100 ऑक्टेन नंबर दिया जाता है, एन हेप्टेन। और परसेंटेज कैसे कंपैरिजन किया था, कोई आपसे पूछे तो आप पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं, या अगर आपको कोई करने के लिए भी कहे तो आप कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इसको ऑक्टेन नंबर कहते हैं और ये पेट्रोल के लिए होता है। ठीक है, ऑक्टेन नंबर पेट्रोल के लिए होता है। अब आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि हाउ टू इंक्रीज ऑक्टेन नंबर फॉर पेट्रोल। कोई गिवन पेट्रोल है, उसका हमें पता है कि उसका पेट्रोल जो है, पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर कम ही है, नॉकिंग ज़्यादा दे रहा है। तो हाउ टू इंक्रीज ऑक्टेन नंबर, हाउ टू इंक्रीज ऑक्टेन नंबर। ठीक है, तो देखिए कुछ तरीके होते हैं। इंक्रीज द proportion of branched chain hydrocarbons and cyclic hydrocarbons। उसमें हम एडिशन कर सकते हैं ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की ज़्यादा। ठीक है, और एक और तरीका है इंक्रीज द proportion of aromatic hydrocarbons। aromatic hydrocarbons means बेंजीन, है ना, बेंजीन, टॉल्यूइन, नेप्थलीन, ये सब एरोमेटिक्स होते हैं। और एडिशन ऑफ मीथेनॉल एंड इथेनॉल। इथेनॉल या मिथेनॉल मिला सकते हैं अपने पेट्रोल में, ये भी ऑक्टेन नंबर को बढ़ाता है। ठीक है, और कई कंट्रीज तो बहुत ज़्यादा इथेनॉल यूज़ करने लगी हैं, 10 to 20% इथेनॉल अब यूज़ होने लगा है। और इथेनॉल सबसे ज़्यादा अगर यूज़ करने वाला, नॉलेज के लिए बता रहे हैं आपको, कभी इंटरव्यू में पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी कंट्रीज है जो पेट्रोल में बहुत ज़्यादा इथेनॉल यूज़ करती है अपने यहाँ, तो वो है ब्राज़ील। और वो क्यों यूज़ करती है? बिकॉज वहाँ शुगर केन बहुत ज़्यादा होता है, गन्ना, तो शुगर केन ज़्यादा होता है, तो उस वहाँ इथेनॉल का प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए। और आपको सुन के आश्चर्य होगा कि दे आर यूजिंग ऑलमोस्ट 70% व्हीकल, 70% से ऊपर व्हीकल्स अपने देश में इथेनॉल मिला के यूज़ करते हैं। एंड दे आर ऑलमोस्ट टेकिंग अराउंड 20 to 30% इथेनॉल इन पेट्रोल। ठीक है ना, और कई जगह तो डायरेक्ट इथेनॉल से भी कई गाड़ियाँ चलाई गई और चल भी रही हैं प्रॉपरली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, तो ये मिला के, और आप उसमें इथेनॉल मिथेनॉल यूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ और आती थी, दैट इज एडिंग टेट्रा इथाइल लेड। ठीक है, TEL कहते हैं इसको, TEL। ये ऑक्टेन नंबर इनहिबिटर है, ये ऑक्टेन नंबर को बढ़ाता है, इससे ऑक्टेन नंबर बढ़ जाता है टेट्रा इथाइल लेड। बट ये याद रखिएगा कि ये ऑब्सोल्यूट हो चुका है, ऑब्सोल्यूट, क्योंकि ये इतना खतरनाक होता है लेड, इसमें जो लेड है वो बहुत खतरनाक होता है। अगर कभी गलती से आपने पेट्रोल को हाथ से टच कर दिया तो ये आपके स्किन से बहुत तेज, स्किन इसको एब्जॉर्ब कर लेगा लेड को, और काफ़ी सारे स्किन डिजीजेस होते हैं। इसका जो धुआं निकलता है उसमें लेड की मात्रा आती है, पॉइजनस गैसेस निकलती हैं लेड के साथ, और भी बहुत ज़्यादा हैजार्डस, ये बहुत ही खतरनाक हो जाता है। इसलिए धीरे धीरे करके इसको बंद कर दिया गया बिल्कुल। और आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में 2000 से बैन है, पेट्रोल में टेट्राइथाइल लेड का यूज़ करना बैन हो चुका है। ठीक है, नो डाउट ये उसके ऑक्टेन नंबर को अच्छा करता था और इंजन में बिल्कुल आवाज़ को कम कर देता था, लगता था जैसे बहुत ही प्योर पेट्रोल हम यूज़ कर रहे हैं ऐसा महसूस होता था। बट ये बहुत ज़्यादा हैरास, बहुत दिक्कत होती थी इससे। ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज़ में ये बैन हो चुका है। ठीक है ना, और 2000 में इंडिया में बैन किया गया था। ये नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपके है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है,
आपसे वो घुमा के पूछेगा कि इंक्रीज कैसे करेंगे, आप जैसे ही इसका नाम लेंगे तो पूछेगा कि क्या अभी भी यूज़ किया जाता है, तो आप कहेंगे नहीं 2000 से ही बैन हो गया है, ठीक है। बैन के बाद भी काफ़ी समय तक चला था, बट अब तो बिल्कुल भी नहीं है। और आपने कई बार इसको देखा होगा, जो पहले अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा तो कुछ सालों पहले, अब तो कहीं नहीं लिखा रहता क्योंकि अब तो प्रॉपरली ही बैन हो गया है, पहले लिख क्या था, लोग एडवर्टीजमेंट करते थे कि लेड फ्री पेट्रोल यहाँ पे मिलता है, ठीक है ना। तो ये था ऑक्टेन नंबर को कैसे बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो ये पेट्रोल के लिए था ऑक्टेन नंबर। अच्छा, एक चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा, चलिए वो बाद में बताते हैं। दूसरा है सीटेन नंबर, गलती से पहले ही इसको लिख दिया था और पेट्रोल में डिस्कस कर रहे थे, ध्यान रखिएगा। ये है सीटेन नंबर, ये होता है डीजल के लिए, फॉर डीजल फ्यूल, ठीक है। तो वो ऑक्टेन नंबर होता है, जहां मैंने बताया था, अगर नोट किए होंगे तो उसको सुधार लीजिएगा। ये सीटेन नंबर फॉर डीजल, ठीक है, बिल्कुल जैसा पेट्रोल के साथ किया था, जो भी तरीका था वहां पे कंपैरिजन करने का, वही यहां भी होगा। बस सीटेन नंबर के लिए, जो ऑक्टेन नंबर के लिए हम वहां पे आइसो ऑक्टेन यूज करते थे एंड हेप्टेन यूज करते थे, यहाँ पे सीटेन नंबर के लिए नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें जो आपका है वो हेक्साडेकेन, हेक्साडेकेन नाम है इसका, जिसको सीटेन बोलते हैं, ठीक है। ये यूज होता है जिसका सीटेन नंबर 100 सीटेन नंबर इसको दिया जाता है, ठीक है। 100 सीटेन नंबर इसको दिया जाता है। और दूसरा जो इसमें मिलाया जाता है वो है अल्फा मिथाइल नेप्थलीन, अल्फा मिथाइल नेप्थलीन। तो नेप्थलीन का तो आपको पता है कि स्ट्रक्चर डबल बेंजीन कंबाइंड जो होता है, ठीक है, और उसके अल्फा पे एक मिथाइल ग्रुप लगा रहेगा CH3, ठीक। तो ये आपका हो गया अल्फा मिथाइल नेप्थलीन। और हेक्साडेकेन जो होता है वो होता है CH2 14 CH3 CH2 नहीं ठीक है, CH3 बात समझ में। तो ध्यान रखिएगा कि नॉर्मली जो डिफरेंसेस होते हैं, ध्यान रखिएगा कि 6 to 12 कार्बन ये पेट्रोल के लिए होता है, 6 to 12 कार्बन तक पेट्रोल लिया जाता है, और 12 to 20 कार्बन डीजल होता है, ठीक है। मतलब डीजल में नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होते हैं, इसीलिए इसमें पावर भी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। हम कहते हैं कि इसीलिए ज़्यादा बड़े इंजनों में डीजल यूज़ किया जाता है, इसकी पावर ज़्यादा होती है। तो ये भी एक छोटी सी बात ध्यान रखिएगा। और यहाँ देख भी रहे हैं आप कि 14 2 16 कार्बन का है, ठीक है। तो हेक्साडेकेन सीटेन 100 सीटेन नंबर इसको दिया जाता है, ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर है हेक्साडेकेन। अल्फा मिथाइल नेप्थलीन इसको दिया जाता है 0 सीटेन नंबर, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही इन दोनों का मिक्सचर बनाया जाएगा। तो अगर आपको सीटेन नंबर फॉर डीजल आपको कोई डेफिनेशन पूछ रहा है तो आप लिखेंगे परसेंटेज ऑफ हेक्साडेकेन या सीटेन भी बोल सकते हैं, हेक्साडेकेन प्रेजेंट इन द मिक्सचर ऑफ हेक्साडेकेन एंड अल्फा मिथाइल नेप्थलीन कंपेयर टू डीजल टेकन, ठीक है ना। जो डीजल लिया गया उसके कंपैरिजन में परसेंटेज ऑफ हेक्साडेकेन प्रेजेंट इन द मिक्सचर ऑफ हेक्साडेकेन अल्फा मिथाइल नेप्थलीन, वही के तरीका डीजल का नॉकिंग मेजर करनी है और इन दोनों का मिक्सचर बनाना है अलग अलग सैंपल्स के लिए। कभी 60 हेक्साडेकेन और 40 नेप्थलीन, कभी 40A और 60A,
ऐसे करके और सबका एक बार इंजन में चेक करना है, जिसके साथ उसका नॉकिंग मैच करेगा उस नंबर जितना परसेंटेज उस समय जितना परसेंट का मिक्सचर आपने यूज़ किया होगा जिसका डीजल के साथ मैच करेगा वही उस डीजल का C10 नंबर हो जाएगा। बात समझ में आई। और नॉर्मली जो अलाउएबल है, कभी आपसे कोई पूछ दे कि अच्छा ठीक है कितना नीचे तक का C10 नंबर हम यूज़ कर सकते हैं इंजन में, तो मिनिमम जो है वो 40 C10 नंबर मिनिमम इज अलाउड। ठीक है ना, इससे नीचे 40 C10 नंबर से नीचे का डीजल इंजन में यूज करना मना होता है, बेचना भी मना होता है। ठीक है, क्योंकि इससे नीचे अगर यूज करेंगे तो वो आपके इंजन की लाइफ को डिक्रीज कर देगा। बात समझ में आ रही। अब बात आती है कि अगर किसी में C10 नंबर को इंक्रीज करने की बात आए तो C10 नंबर को हम कैसे इंक्रीज करेंगे, C10 नंबर को हम कैसे इंक्रीज करेंगे। तो इसमें देखिए बहुत ज़्यादा, वैसे तो ये नहीं पूछा जाता कभी भी, क्योंकि बहुत ही कम तरीके हैं C10 नंबर बढ़ाने के, बहुत मुश्किल होता है और नहीं बढ़ाया जा सकता, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी मैन्युफैक्चरिंग पे होता है। तो पहला रीज़न तो वही है, इंक्रीजिंग C10। हाउ टू इंक्रीज C10 नंबर। ठीक है, तो C10 नंबर को इंक्रीज करने का एक तो तरीका यही है कि प्रोड्यूस हाई क्वालिटी डीजल। ठीक है, जब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जब मैन्युफैक्चर कर रहे हैं रिफाइनरी में, तभी हम उसको जितना ज़्यादा डीजल की क्वालिटी बढ़िया कर सकते हैं, दैट इज प्यूरिफाइंग। जितना ज़्यादा प्योर डीजल हम, अच्छा से अच्छा डीजल हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उससे C10 नंबर इंक्रीज होगा। दूसरा, यूज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है ना, एंटीऑक्सीडेंट्स जो बर्निंग को इनहिबिट करते हैं, बर्निंग को अच्छा करते हैं, ज़्यादा जल्दी ठीक से जलाते हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट के यूज से C10 नंबर बढ़ता है। बट ये एंटीऑक्सीडेंट का मिलना और प्रॉपर उसके साथ होना, ये बहुत ही कठिन काम है, बहुत महंगा भी आता है, तो इट इज़ नॉट गुड। तो कम C10 नंबर पे ही हम काम कर लेते हैं। ठीक है, इसीलिए कभी पूछा नहीं जाता, बट नॉलेज के लिए कि एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ करके हम कर सकते हैं। अच्छा, एक इंटरव्यू में क्वेश्चन और पूछा जाता है इंपॉर्टेंट, कि अगर किसी का C10 नंबर ज़्यादा है, किसी का अगर, या C10 नंबर जिसका कम है, तो ये कम C10 नंबर पे नॉकिंग तो ज़्यादा होगी, वो तो पता चल गया, बट क्या डीजल फ्यूल जल्दी बर्न करेगा कम C10 नंबर पे या देर से? तो ध्यान रखिएगा, दोनों में उल्टा होता है। ऑक्टेन नंबर, कभी आपसे पूछा जा सकता है, ऑक्टेन नंबर डिक्रीजेज, ठीक है ना, फास्ट बर्निंग। ध्यान रखिएगा, अगर ऑक्टेन नंबर कम हो रहा है, पेट्रोल के केस की बात कर रहा हूं, पेट्रोल, ये पेट्रोल की बात हो रही है, अगर ऑक्टेन नंबर डिक्रीज हो रहा है, कम ऑक्टेन नंबर का पेट्रोल यूज करेंगे तो वो तेजी से जलेगा, बहुत जल्दी बर्न हो जाएगा, बहुत जल्दी। और अगर C10 नंबर कम होता है, C10 नंबर अगर डिक्रीज होता है तो स्लो बर्निंग। ध्यान रखिएगा, उल्टा काम होता है। डीजल में उसके स्लो बर्निंग के कारण नॉकिंग होती है और पेट्रोल में फास्ट बर्निंग के कारण नॉकिंग होती है, तो ये भी बात ध्यान में रखनी है। तो ऑक्टेन नंबर अगर कम है तो फास्ट बर्निंग होती है पेट्रोल की, पेट्रोल जल्दी जल जाता है, बट डीजल में ऐसा नहीं है। डीजल में अगर C10 नंबर कम है तो वो धीरे बर्न करता है, जितना C10 नंबर कम होगा उतना धीरे बर्न होगा, उतनी ज़्यादा नॉकिंग होगी, बट नॉकिंग दोनों केस में ज़्यादा होगी। दोनों डिक्रीज कर रहे हैं, दोनों ही केस में नॉकिंग ज़्यादा होगी। तो ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, कई बार लोग पूछते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो C10 नंबर, ऑक्टेन नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत बार अगर ऑटोमोबाइल कंपनी में जा रहे हैं तो ये तो ज़रूर पूछना है, इंटरव्यूअर आपसे ज़रूर पूछेगा। ठीक है ना।